आज की इस वीडियो में हम आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएंगे। अब पृथ्वीराज चौहान के आगे पीछे कई शासक हैं। जिस पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जानना है वो है पृथ्वीराज तृतीय। उसी को पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस हुए। उनका एक अन्य नाम राय पिथौरा भी है। ठीक है, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं। उससे कहीं ज़्यादा चर्चा कर देंगे हम। तो जब अगर पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना हो तो पहले आप चौहान वंश का संक्षिप्त परिचय लेंगे, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का परिचय लेंगे। ठीक है, तो चौहान वंश सांकमभरी जो अजमेर के निकट है। अब इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, परिचय चौहान वंश का और दूसरा पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज थर्ड है वही पृथ्वीराज चौहान है। उसका एक अन्य नाम राय पिथौरा भी है। ध्यान रखिएगा, राय पिथौरा ये पूछता है। अब जब आप चौहान वंश का परिचय करते हैं, बस संक्षिप्त में परिचय चाहिए उसका, तो स्थापना वासुदेव ने किया था चौहान वंश का। ध्यान रखिएगा, वासुदेव ने पूछता है। उसके बाद देखेंगे कि एक अजय राज हुए चौहान वंश के अंदर, जिन्होंने अजय मेरू नगर की स्थापना की थी। और इन्हीं वंश की परंपरा में देखेंगे कि प्रारंभ में जो चौहान शासक थे वो प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। हालांकि 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक वाक्यपति राज प्रथम हुए। वाक्यपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अर्नो राज भी इन्हीं सिलसिलों में एक राजा हुए, जिन्होंने दिल्ली, बुंदेलखंड एवं पंजाब के कुछ हिस्सों को जीता था, परंतु गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से हार गए थे। हालांकि जब विग्रह राज का समय आया, विग्रह राज फोर्थ का जब समय आया, जिसे विषम देव के नाम से प्रसिद्ध है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कुमारपाल को हराकर दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और वहां से एक सिलसिला दिल्ली पर चौहान पर रहा। और जब जिस चौहान की बात करते हैं पृथ्वीराज थर्ड की, राय पिथौरा की, उसका परिचय अलग से लेना होगा। अब जो पृथ्वीराज की बात करेंगे तो कुछ दो चार बातें आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक तो पृथ्वीराज का परिचय अपने आप में एक है। दूसरा तराइन का युद्ध है, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हार का कारण, तराइन के युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे थे, आखिर उसके हार का कारण क्या है। उसके बाद एक दृष्टिकोण और है, संयोगिता प्रकरण क्या है, जानेंगे कि संयोगिता प्रकरण क्या है। फिर आप दो लेखक, एक चंद्रवरदाई और एक जय नायक, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, चंद्रवरदाई और जय नायक को तो धीरे धीरे समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, परिचय पृथ्वीराज चौहान का सोमेश्वर के पुत्र हैं ये, और 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर ये बैठे। सोमेश्वर का पुत्र था जो 1178 ईस्वी में दिल्ली पर बैठा, और 1182 में पृथ्वीराज चौहान एवं चंदेल शासक परमर्दी देव के बीच युद्ध हुआ। बहुत फेमस युद्ध है परमर्दी देव वाला, और इसमें परमर्दी देव की पराजय हुई थी। और इसी परमर्दी देव का जो लोक प्रसिद्ध सेनापति थे अल्लाह और उदल, इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। अल्लाह और उदल कौन नहीं जानता है, लोक कथाओं में या लोक गीतों में काफी प्रसिद्ध है अल्लाह और उदल। ठीक है, अभी भी मैहर देवी है, कहते हैं कि अल्लाह और उदल पहले वही फूल चढ़ाते हैं। एक कहानी किंवदंती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अल्लाह और उदल इसी परमर्दी देव के सेनापति थे। और एक चीज, परिचय तो बस इतना काफी है इनका। अब तराइन का जो प्रथम युद्ध है या तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, युद्ध भी देखेंगे पृथ्वीराज चौहान के तो दो तरीके से देखे जाते हैं। एक नजरिया यह है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 17 युद्ध हुआ था। 16 युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और 17वां युद्ध जो है मोहम्मद गौरी जीत गया था। और दूसरा नजरिया है कि भाई तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान हारे थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। अब तराइन जो है, जो युद्ध का जो मैदान था वो तो अभी हरियाणा में करनाल में पड़ता है।
तो जानना यह है कि तराइन का प्रथम युद्ध में ठीक है पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान बहुत आसानी से जीत गए और मोहम्मद गौरी की सेना भाग गई, है ना। और राजपूती प्रतिष्ठा ध्यान में रखते हुए उसका पीछा करके उसकी शक्ति को उसी समय छीण कर देना चाहिए था, समाप्त कर देना चाहिए था पृथ्वीराज चौहान को, सो नहीं किए, ठीक है। और नहीं तो प्रेम प्रसंग में फंस गए संयोगिता के, और प्रेम प्रसंग में ऐसा फंसे, ऐसा उलझे कि उनको इस बात का आभास ही नहीं रहा कि मोहम्मद गौरी हम पे दोबारा आक्रमण कर सकता है, और बड़ी मजबूत स्थिति के साथ नहीं। और यही हुआ 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा देता है। इसमें निश्चित रूप से संयोगिता के पिता जयचंद का साथ मिला मोहम्मद गौरी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहां से भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ता है भारतीय इतिहास में। और एक बात ध्यान रखेंगे आप कि निश्चित रूप से जो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पे जो वीडियो दिया है उसमें भी हमने चर्चा किया है, एक बार चाहे तो सुन लेंगे उस वीडियो को, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, ठीक है। तो वहां पे भी इस चीज का परिचय हमने दिया है, मोहम्मद गौरी का हल्का परिचय वहां भी है। तो हम देखते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, उससे पहले ही पृथ्वीराज चौहान का जो संयोगिता प्रकरण है, प्रेम प्रसंग है, जो उनको स्वयंवर से अपहरण कर लेते हैं, पहले से शत्रुता था ही जयचंद का पृथ्वीराज चौहान का, और उनकी बेटी को स्वयंवर से अपहरण कर लेने की वजह से भी शत्रुता और गहरा गया। और मोहम्मद गौरी इस गैप को पकड़ लिया, समझ लिया, और चंद्रवरदाई जयचंद को अपनी तरफ से कर लिया। खैर, जब उसका अगला बिंदु है तराइन के युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान के हार के कारण थे, मैंने अभी अभी चर्चा कर ही दिया है ना। हार के कारण एक तो प्रेम प्रसंग उसी बीच में संयोगिता के साथ, दूसरा राजपूती प्रतिष्ठा में उसकी शक्ति को छीण न करना, ठीक है। ये कुछ कारण है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके चाहेंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। संयोगिता प्रकरण क्या है? वही प्रेम प्रसंग वाला है प्रकरण कि संयोगिता एवं पृथ्वीराज चौहान के प्रसंग की जानकारी चंद्रवरदाई, अबुल फजल तथा चंद्रशेखर के लेखों से मिलती है, परंतु इतिहासकार इसे एक कहानी के रूप में मानते हैं। अब इतिहासकार मानते हैं, देखिए क्या है ना कि वर्तमान में जब इतिहासकार इतिहास लिखते थे समकालीन, तो आज के आलोचक लोग कहते अरे उस समय तो दरबारी थे, दरबारी कवि थे, उन्हीं के न बड़ाई लिखेंगे, गलत सलत सब भी। कहने का मतलब है ठीक है समकालीन थे, आप उनको तो समझेंगे ही ना। फिर तो जिसका भी राजनीति पे पकड़ रहा है इतिहास, उन्होंने अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया है भैया। आप जो प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं ना भारत के, ये नहीं पता चलता, ठीक है। ब्रिटिश काल में जो पुरातत्व विभाग बना, उन्होंने खोजबीन स्टार्ट किया तो पता चला कि एगो मौर्य प्रशासन भी था कभी, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी कभी, नहीं। आपका ये मध्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता नहीं चलता, उसको जला के ऐसा मिट्टी तोप दिया गया था कि विवादित हो जाता। हर चीज को आक्रांताओं ने हमारे इस धरोहर को विवादित बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। और इतिहास लेखन पे राजनीति का तो दबाव रहता ही रहना नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसी परंपरा चली आ रही है सदियों से, नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में खुदाई से पता चलता है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को खुदाई से भी पता चलता है, उसमें भी विवादित कर देते हैं। ऐसा तो इतिहास हम लोगों ने लिखा है कि भारत के धरोहर को मिटाने वाले लोगों को हम लोग पूजते हैं, भारत के धरोहर को मिटाने वाले लोगों की इतिहास हम बड़ा गौरवपूर्ण तरीके से पढ़ते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये किसने लिख दिया, ये कौन लिख रहे थे? तो जब भी जिसकी राजनीतिक पावर रही है वो अपने हिसाब से भारतीय इतिहास को ढालने का प्रयास किया, वो अपने हिसाब से विषय को ढालने का प्रयास किया, होना भी चाहिए, नहीं। एक पक्षीय इतिहास अगर लिखी गई हो तो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को भी उजागर करना बहुत
जरूरी है। ये तो हम तो कल्पना कभी कभी करते हैं, तो हम तो नालंदा यूनिवर्सिटी को, अशोक को जन भी नहीं करते अगर इस तरह की चीजें बाद में पता नहीं चलती तो। है बीच में क्या कर रहे थे मध्यकाल के अंदर? एक इतनी बड़ी परंपरा को कैसे तोपा होगा लोगों ने? इतनी बड़ी बड़ी किताबों को कैसे जलाया होगा लोगों ने? खैर, मैं विवादित बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी हैं चंदवर दाई, इन्होंने किताब लिखी पृथ्वीराज रासो, अपभ्रंश में लिखा था। कहते हैं कि इसी चंदवर दाई ने अपनी किताब में राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल का सिद्धांत दिया है कि अग्निकुल से 4 राजपूत वंश का उदय हुआ था। प्रतिहार एक, दूसरा परमार, तीसरा चौहान, चौथा सोलंकी। इन्होंने दिया सिद्धांत। तो इसमें तो भाई कोई अग्निकुल से लोग जन्म लेंगे, ये बात लोग करेंगे। फिर पृथ्वीराज रासो ने अपनी इस किताब में लिखा है कि जब वो पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के कंधा ये अफगानिस्तान काबुल लेके जाता है, तो वहाँ पे उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। अंततः कुछ ऐसा चंदवर दाई करता है अपनी कहते हैं कि चंदवर दाई पृथ्वीराज चौहान को खोजते खोजते गजनी चला गया था, और राजस्थान में जादू टोना नहीं होता है, ऐसा दिखाया कि एकदम धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और मोहम्मद गौरी तक उसकी बात पहुंची। मोहम्मद गौरी ने अपने दरबार में उसको बुला लिया, अपने साथ रखने लगा। वो तो कहता था मोहम्मद चंदवर दाई कि मैं तो, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तो सूरज को भी तोप दूंगा। इतना बेवकूफ था मोहम्मद गौरी की, कैसे तोपिएगा? तो वो जो सूर्य ग्रहण नहीं होता है उस टाइम में बोला कि आप चलिए हम दिखाते हैं। सूर्य ग्रहण का मुहूर्त देखा और उस समय बैठ गया और ऐसे करने लगा, सूरज तोपा गया, अंधकार हो गया। तब तो आगे बड़ी शक्तिशाली आदमी है, अगर ये मेरे साथ हो तो पूरे विश्व को हम जीत लेंगे। नहीं, तो इतने तो वो लोग थे। हाथी पहली बार पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के मैदान में देखा था, हाथी देख के डर गया, क्या है हाथी। ऐसे ऐसे लोग तो जीत के चले जाते हैं देश में। हमारी केवल आपसी मतभेद, आपसी वैमनस्य और आपसी ईर्ष्या की वजह से। नहीं, खैर, शब्दवेड़ी बार के बहुत जानकार थे पृथ्वीराज चौहान, और चंदवरदाई और पृथ्वीराज चौहान, चंदवरदाई सांकेतिक भाषा में कुछ बोलते थे, उसके अनुसार अनुमान लगा के पृथ्वीराज चौहान निशाना लगाते थे। ये लोगों ने 20 साल तक आपस में प्रैक्टिस कर रखा था, इसी मौके का तलाश कर रहा था चंदवरदाई। और कुछ एक ऐसा प्रयोजन बनाता है कि प्रतियोगिता धनुर्विद्या करवा देता है, उसमें भी पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाता है। उसी समय चंदवरदाई कहता है कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, टापे है सुल्तान, मत चुके चौहान। नहीं, और कहते हैं कि घड़ी बार चलाता है मोहम्मद गौरी की गर्दन कट जाती है। अब इसमें विवाद होगा, क्योंकि मोहम्मद गजनी ने ये लिखा है पृथ्वीराज रासो में, तो भाई दरबारी थे, वैसे नहीं मारा है, कुछ और। तो फिर मृत्यु का कुछ और कारण भी इतिहास में हम देखने को मिलता है। और विजयराज रासो का ये पृथ्वीराज रासो में चंदवरदाई कुछ और लिखते हैं। नहीं, ये जो लिखते हैं ये दरबारी हो जाते हैं, ठीक है, और कोई लोग लिखेगा तो ऐतिहासिक हो जाएगा। खैर, हमें क्या, हमें तो सब जानना है, ठीक है, और हमें को बस उस जान के आप तक वो जानकारी पहुंचानी है। अभी तो मैं आपको तथ्यात्मक रूप से वीडियो दे रहा हूं ताकि पीटी में ना छूटे, ठीक है। उसके बाद एक है जैन, इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी संस्कृत में। तो एक बार दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको सतर्क कर दूं। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो 2 अलग अलग किताबें हैं। पृथ्वीराज रासो पूछेगा, रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो पूछेगा तो
तो उत्तर लेंगे आप चंद्रवरदाई, और पृथ्वीराज विजय पूछेगा तो उत्तर लेंगे आप जयनायक, जिन्होंने संस्कृत में लिखी थी पृथ्वीराज विजय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है पृथ्वीराज चौहान की एक संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, और काबुल में इनकी समाधि है। वहां पर तो सुनने में आता है कि लोग पृथ्वीराज चौहान को शैतान के रूप में पत्थर मारते हैं। तो अब वहां के इतिहासकारों ने क्या लिख दिया और हमने क्या लिख दिया। ठीक है, तो अपनी अपनी दृष्टिकोण होती है, लेकिन भारतीय इतिहास, भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से लिखी जाए और बैलेंस बना के लिखी जाए तो अच्छी बात है। हमने किसी खास पक्ष को ज्यादा तरजीह देते हुए इतिहास लिखा और किसी खास पक्ष को हम लोगों ने खलनायक बनाने का प्रयास किया भारतीय इतिहास लिखते समय, नहीं। तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति जैसी है, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति के लोग आ जाएं, वो भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप यहां की हवा बदल दीजिएगा, आप धर्म बदल सकते हैं, आप किसी अन्य पंथ की धर्म की फॉलोवर हो सकते हैं। क्या यहाँ के आप हवाएं बदल देंगे? क्या यहाँ की मौसम के अनुसार जो बदलती हुई ऋतु है वो बदल देंगे? नहीं नहीं। तो भारत तो हमेशा भारत रहेगा, इसकी चिंता न करें। नई विचारधाराएं आएंगी जाएंगी, लेकिन यह संस्कृति हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, इसलिए एकदम इत्मीनान से पढ़िए और ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रवाद का आधार अगर सिर्फ कट्टर धर्म हो गया तो निश्चित रूप से ये किसी भी देश के लिए खतरनाक होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का आधार हमारी कभी धर्म, जाति, पंथ नहीं होना चाहिए। क्लियर?